ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स डील विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले मैं एकदम सिंपल केस लेता हूं। मान लो A गोज टू B, जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो है मेरा K। T इक्वल्स टू 0 पे A का जो कंसंट्रेशन है वो है मेरा A0 और B का कंसंट्रेशन है 0। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A जो है वो हमें अगर 0 दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T। तो हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिट ऑफ K क्या होगा उसको निकालने के लिए जो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ होगा dA by dt, that will be equals to minus K into A to the power of 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dA by dt that is equals to minus K। समझ में आया? तो यहां पर सबसे पहले बात आती है यूनिट ऑफ K के बारे में। तो इसका है मोल्स पर लीटर, इसका है मान लो सेकेंड। तो यूनिट ऑफ K जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दैट इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ K। ठीक है, अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खास बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खास बात, द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन का रेट होगा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, राइट। अच्छा, क्या आएगा अब? तो dA जो मेरे पास आएगा दैट विल बी माइनस K dt। तो इंटीग्रल dA दैट विल बी माइनस K इंटीग्रल dt। T इक्वल्स टू 0 पर ये कंसंट्रेशन जो है वो है मेरा A0 एंड एट T द कंसंट्रेशन इज A। तो मेरे पास जो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस A0 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस KT। तो कंसंट्रेशन ऑफ A विल बी A0 minus KT. This is what we can write. This is the integrated, this is the integrated rate law। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहां पर अगर हम दो इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में देखें, सो पहला ग्राफ तो ये है जो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम T। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो तो हमारा कांस्टेंट है एट K, दैट इज माइनस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। ये तो हमारा कांस्टेंट होगा K पर। और दूसरा अगर हम यहां पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम T, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पे मेरे पास क्या आने वाला है, एट T इक्वल्स टू 0 ये मेरा A0 होगा और रिएक्शन जो कंप्लीट होगा वो होगा मेरा -TC पे। इंटरसेप्ट जो है वो है मेरा A0 और यहां पर जो मेरा स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन का
that slope is going to be simply equals to minus k. Right? अब ऐसी बात है, the reaction is going to get completed. रिएक्शन जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कंप्लीट होने वाला है. तो एट T equals to Tc, concentration of A will be equals to 0. T equals to जब Tc होगा तो concentration of A जो होगा that is going to be equals to 0. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be 0 will be equals to A naught minus K into Tc. तो Tc मेरे पास आ जाएगा A naught by K. जो हमारा कंप्लीशन टाइम होगा that will be simply A naught by K. ठीक है, so that will be equals to the completion time. इतने टाइम पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. सबसे पहले हम इस बात को समझ लें. ठीक है, राइट. यहां पर हम दूसरा जो डिफाइन करेंगे दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. इट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. सो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पे क्या होगा हमारा, तो एट T equals to T half, at T equals to T half हम जो लिख सकते हैं concentration of A will be equals to A naught by 2. Concentration of A will be simply equals to A naught by 2. तो यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा A naught by 2 will be A naught minus K into T half. ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं. तो मेरे पास आ जाएगा K into T half, that will be A naught by 2. So T half मेरे पास आ जाएगा. हमें इसको याद भी रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए A naught by 2K. ठीक है, सो जैसे कि हम लोगों ने किए थे यहां पर भी हम देख सकते हैं T half is directly proportional to the initial concentration. ठीक है, it will be directly proportional to the initial concentration. Right. अच्छा, तो क्या होगा इस पे ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, T half वर्सेस A naught का अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो इन दैट केस जो हमारा ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि टी हाफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑरिजिन के थ्रू पास करेगा एंड स्लोप जो इसका आएगा दैट स्लोप इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 1/2K. ठीक है, राइट. अच्छा, फाइंड T3/4, T7/8 एंड T15/16 इस तरीके से फाइंड आउट करने के बाद जल्दी से. अच्छा, T3/4 है एट T इक्वल्स टू T3/4 concentration of A will simply come out to be equals to A naught by 4.
तो इसको अगर हम पुट करें, ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि इंटू T3/4 विल बी A0 minus A0/4. So that will be equals to 3A0/4. So मेरे पास T3/4 जो आएगा that will be 3A0/4K. तुम बोलोगे सर ऐसे करके टाइम पास क्यों करवा रहे हो? ऐसे तो फिर हम लगातार निकालते रह जाएंगे। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया है क्या निकालना है, तो फिर ऐसे प्रैक्टिस क्यों करवाना चाह रहे हो? क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली यूजलेस है। ऐसे प्रैक्टिस तो आप करवाते नहीं हो कभी भी। बात तो सही है। ऐसे वैल्यू चेंज वाला सवाल से मुझे नफरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो टाइम है वो थोड़ी लिमिटेड होती है। तो ऐसे एक बुक आती है यूएसएस बोल के, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, ठीक है, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बट उतने क्वेश्चंस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन जाता है, और जो नेट गेन है अगेंस्ट द टाइम इन्वॉल्व्ड वो काफी कम होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये सब बता रहा हूं, कुछ तो कारण है मेरे पास। गौर से ध्यान दो, T3/4 मतलब कि 75% रिएक्शन हो गया है। अच्छा, 75% रिएक्शन, मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं, जो पहले 100% से ये इसका हाफ लाइफ में 50% हो जाए और वापस इसके हाफ लाइफ में हमारा और 50% कंज्यूम हो जाए, यानी 25% ही हमारा बचे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ये वाला डायरेक्ट है इसके बदले हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? जो मेरा T3/4 है, that will be T half for the initial concentration A0 plus T half for the initial concentration of A0/2, क्योंकि अगली बार जब तुम हाफ करने जाओगे तब तो इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 नहीं बचा है, वो वाला कंसेंट्रेशन हमारा A0/2 पर कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान दो, पहले वाले का जो T half होगा वो तो मेरा A0/2K होगा, और अगली बार वाले पे A0 के जगह पर हम पुट करेंगे A0/2/2K. So try to realize A0/2K प्लस A0/4K, और वही तो हमारा होता है 3A0/4K। राइट। तो इसी चीज को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं तो T7/8 जो आएगा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो 1/8 मेरा बच रहा है, T half for A0/2 प्लस T half A0/4, क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ। तो ट्राई टू रियलाइज, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पहले वाले के लिए A0/2K प्लस A0/4K प्लस A0/8K। तो 4 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 7। तो दिस विल बी 7A0/8K। ठीक है।
ऐसे ये काफी प्यारा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो मेरा Tx होता है दैट इज x इंटू ए नॉट बाई के। ये बहुत प्यारा होता है, एक मस्त सा चीज, ठीक है। खैर वो मेरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो ट्राई टू रियलाइज में इसी बात को अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं, व्हाट इज रिएक्शन कंप्लीशन? मैं आधा करते रहूं इनफाइनाइट बार टाइम्स, तो क्या मैं लिख सकता हूं T कंप्लीशन इज पहला T हाफ, फिर अगला T हाफ, फिर उसका अगला T हाफ, ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हां, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जो दैट विल बी ए नॉट बाई 2k 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो क्या मैं ये लिख सकता हूं दिस विल बी ए नॉट बाई 2k a बाई 1 माइनस r, यानी ये तो मेरा 2 हो जाएगा, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी ए नॉट बाई के। क्या ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जी हां, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो टी कंप्लीशन हम देख सकते हैं यहां पे इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जो एक कन्वर्जिंग है, तो इस कारण पे ये फाइनाइट टाइम पे समाप्त होने वाली है। ओके दोस्तों, यहां पर हम और एक चीज बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट सिंपली इंप्लाइज इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, equal amount of reactant is reacted in equal amount of time, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है तो जो हमारा कंजम्पशन रेट होगा वो फिक्स होगा, तो इक्वल टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ रेट जो है वो हमारा कंज्यूम होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं जो हमारा dA by dt होगा that can be taken as delta A by delta T. That is simply we can write. ठीक है। अच्छा, ना इसके अलावा और एक चीज ध्यान दो, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम forms an AP, arithmetic progression. So इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जितना रिएक्शन हमारा बचेगा वो हमारा हमेशा एक एपी जो है वो हमारा फॉर्म करेगा। यानी टाइम टी के बारे में अगर मैं देखूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रिमेनिंग एट टाइम टी will be A naught minus KT। 2T के बाद जो बचेगा that will be A naught 2KT, जो हमारा
3t के बाद बचेगा -3kt, so on and so forth. So at minus a2t, a naught गॉन, तो हमारे पास सिंपल आएगा kt. ठीक है, अगेन अगर हम a2t माइनस a3t करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा kt. तो इन जनरल अगर हम बात करें a nt n मतलब चलो it माइनस a I plus 1 into t, that will be a kt. So obviously it's an AP of a common difference equals to kt. तो इक्वल टाइम पे हमेशा इक्वल जो हमारा प्रोडक्ट बचेगा दे विल ऑलवेज फॉर्म एन एपी. अच्छा ध्यान दो एक चीज, रेट इक्वल्स टू k a to the power 0 b to the power 0 or a to the power 1 b to the power minus 1 a square b to the power minus 2 dot 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 are all zero order रिएक्शन. तो मतलब जीरो ऑर्डर मतलब केवल यही है, मैं ऐसे एक बार भी नहीं बोल रहा हूं, ये सारे भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हमारे लिए जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो ये वाला केस रखता है, तो इसी को हम एनालाइज करने वाले हैं. ओके दोस्तों, तो अभी थोड़ा जनरल बात करते हैं. तो अगर मैं यहां पर एक जनरली बात करूं, MA gives you B. ठीक है. अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A जो है दैट इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, K इज द rate constant of a reaction. K is the rate constant of reaction. ध्यान देना यहां पर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में उसने बातचीत किया है, तो हम लिखेंगे 1/m into dA by dt. That will be minus K तो हमारे पास आ जाएगा dA will be minus km into dt. तो अगर ये रेट ऑफ द रिएक्शन है फिर मामला बहुत सिंपल है, हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ A will be A0 minus mk into T. ठीक है. अच्छा, बट इफ K is the rate constant of disappearance of A, the rate constant of the disappearance of A, तो इन दैट केस मामला पूरी तरीके से पलट जाता है और तब तो हम यही लिखेंगे dA by dt will be simply minus k into a to the power 0, क्योंकि वहां पर बोला है ना विथ रिस्पेक्ट टू A है, तो वहां पर वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से
ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिया हुआ है, तो अगर ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं उसकी तो कोई जरूरत ही हमारे पास नहीं है m की। तो यहां पर जो हमारे पास a आएगा, ठीक है, दैट विल बी a0 माइनस kt। That is what simply we can write। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं जल्दी से। जीरो ऑर्डर फॉर मल्टीपल reactants, zero order for the multiple reactants। तो मान लो हमारे पास ये है 3a plus 2b with a rate constant k gives you c। ठीक है, समझ में? अच्छा, k is the rate constant of reaction। K is the rate constant of reaction। ठीक है, so reaction is a zero order with respect to A and B। T equals to 0 पर कंसेंट्रेशन ऑफ A जो है वो A0 है, कंसेंट्रेशन ऑफ B जो है वो B0 है। तो फाइंड concentration of A, B as a function of time t। Find the concentration of A and B as a function of time t and t half of reaction, but we also find the t half of the reaction। Okay दोस्तों, so now let's see। हम ये लिख सकते हैं जो 1/3 into dA by dt, that will be equals to 1/2 into dB by dt, that will be minus k, क्योंकि k जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है। a to the power 0 and b to the power 0, तो this will come out to be equals to simply minus k। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा dA होगा that will be minus 3k dt, तो concentration of A will be equals to A0 minus 3kT। That will be the concentration of A at a general time t। और दूसरा अगर हम ध्यान दें, dB जो होगा minus 2k dt, तो concentration of B, B0 minus 2kT। So concentration of A और concentration of B as a function of time t तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, राइट। अच्छा, T half with respect to A कितना आएगा? ये मेरा A0/2 करूंगा तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू A0/6k and T half
विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको बी नॉट बाई 2 करूंगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी नॉट बाई 4k। ये चीज हम साफ साफ लिख सकते हैं। तो दोनों के रेस्पेक्ट में टी हाफ जो है वो तो हमने डिफाइन कर दिए। तो अब रिएक्शन का टी हाफ हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना। टी हाफ ऑफ रिएक्शन विल बी डिफाइंड only when T half with respect to A and B are equal। जब T half with respect to A and B हमारा इक्वल होगा, वहां पर हमारा रिएक्शन का T half जो है that is going to get defined, अदरवाइज हमारा डिफाइंड नहीं होने वाला है। ठीक है, राइट। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, A0 बाई 6k दैट मस्ट बी इक्वल्स टू B0 बाई 4k, यानी A0 बाई B0 यानी ध्यान देना, T half of reaction is defined when T half of the reaction will be defined when reactants are taken in the ratio of molar ratio basically of stoichiometric coefficients। अदरवाइज हमारा टी हाफ जो है वो डिफाइंड होगा ही नहीं। अगर तुम इसको 1 मोल लेकर आ गए, इसको 2 मोल लेकर आ गए, इसका आ गया 1/6k, इसका आ गया 1/2k, डिफाइंड ही नहीं होगा, बात ही खत्म। दोनों के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअली टी हाफ डिफाइंड होगा, रिएक्शन का टी हाफ हमारा डिफाइंड ही नहीं होने वाला है। दैट सिंपल, प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। सो दिस इज वैलिड for any order of reaction। So दोस्तों, जीरो ऑर्डर के बारे में अच्छी खासी चर्चाएं हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस की बारी है, लेट्स सी। ओके दोस्तों, इट्स अ क्वेश्चन। A gives you B with a rate constant of K। K का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। T इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कंसेंट्रेशन A का था 10 मोलर, B का था 0 मोलर, and find B at T equals to 20 minutes। सबसे पहले बात, 2 बातें हैं, क्योंकि एक A से एक B बन रहा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B, ये तो हमारा A0 ही होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B, वो तो हमारा डेफिनेटली A0 ही होने वाला है। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, यानी 10 मोलर होने वाला है। और looking at unit of K, looking at the unit of K, हम ये बोल सकते हैं it is a zero order reaction। यूनिट ऑफ के को देखते हुए हम साफ साफ बोल सकते हैं ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ए आएगा दैट विल बी A0, दैट इज 10 माइनस KT। ये तो ध्यान देना सेकेंड इनवर्स पे है। 20 मिनट
तो 10 टू द पावर -2 जो है वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है, वो तो हमारा खत्म हो चुका है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1.2, लेस देन 0। ये तो हमारा इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो क्या रीजन क्या है, इम्पॉसिबल क्यों आ रहा है? रिएक्शन हैज कंप्लीटेड बिफोर, रिएक्शन जो है वो हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा टी कंप्लीशन है उसको अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी ए नॉट बाई के, सो दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 1.2, 100 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी मिनट पे अगर मैं निकालने जाऊं 72 मिनट, ठीक है। ये ऑब्वियसली हमारा कंप्लीशन टाइम है, और कंप्लीशन टाइम से ज्यादा टाइम पे, तो अगर मान लो हमें t को 10 मिनट पे निकालना होता, एट t इक्वल्स टू 10 मिनट, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा, ऑब्वियसली 10 से तो बड़ा ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो आएगा वो आएगा 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, 60 इंटू 10, तो 10 माइनस 7.2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.8 मोलर। ये हमारा ए का कंसंट्रेशन आएगा। तो बी का कंसंट्रेशन सिंपली जो आ जाएगा 10 माइनस 2.8 यानी 7.2 मोलर। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी टाइम पे पूछा है तो ध्यान दो, ठीक है, वो कंप्लीट तो नहीं हो गया है, यानी t इक्वल्स टू 20 मिनट्स पे अगर पूछा है, रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहां पर जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ B आएगा वो तो सिंपली हमारा 10 मोलर ही आ जाएगा। पूरा का पूरा A हमारा कन्वर्ट हो चुका है। आंसर लिखना हो B विल बी सिंपली 10 मोलर। 10 मिनट में पूछेगा तो 7.2 मोलर। ओके ओके दोस्तों, सो दिस इज अ गिवन डेटा। A हमें प्रोडक्ट दे रहा है, T हमारा मिनट पे है, और A का कंसंट्रेशन जो है वो हमें दे रखा है एट अ डिफरेंट इंस्टेंट्स। तो K का वैल्यू जो है वो हमारा कितना आएगा? अच्छा ध्यान दो, दिस इज एन AP। तो जो रिएजेंट बचा हुआ है आफ्टर इक्वल टाइम, अगर हमारा AP बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि बचा हुआ रिएक्टेंस जो है वो हमारा एक सिंपल AP बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना है, और एक बार ये बात को रियलाइज कर ले, फिर A0 जो है वो तो हमारा 1 मोलर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। दोनों में से कोई भी एक डेटा का इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। T जो है वो मेरा 1 है, सो K विल बी इक्वल्स टू 0.1 मोलर मिनट इन वर्ड्स। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ चुका होगा, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A certain substance A is mixed with B starting with a and hence starting a zero order reaction with respect to both A and B। तो सवाल ये है, अगर T 3/4 1 आवर है तो इन दैट केस T 0.9 हमारा कितना होने वाला है? ठीक है, मेरे ख्याल से प्रेटी सिंपल है। अच्छा, तो यहां से जो मैं लिख सकता हूं 0.25 A0 will be A0 minus K into 60, और यहां से जो मैं लिख सकता हूं दूसरे वाले से
0.1 T naught will be A naught minus K into T. ठीक है, तो उसको उधर ले जाओ तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा T by 60 will be 0.9 by 0.75. तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास, ये हो जाएगा 3/4, तो 3.31.2. तो T हमारे पास आ जाएगा 72 मिनट्स. T जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 72 मिनट्स. ओके, इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. Cl2O7 गैस विथ अ रेट कांस्टेंट K gives 2 ClO2 gas plus 3/2 O2 गैस. इनिशियली T को 0 पे Cl2O7 का जो हमारा प्रेशर है वो है 600 टॉर, बाकी दोनों का कोई प्रेशर नहीं था. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2O7 जो है वो दे रखा है हमारा 50 टॉर पर सेकेंड. तो हमें T½ निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है और टोटल प्रेशर आफ्टर 5 सेकेंड निकालना है. खैर, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक चीज तो मैं बोल सकता हूं, ये जो रिएक्शन होगा दैट विल बी डेफिनेटली जीरो ऑर्डर, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो हमारा कांस्टेंट है. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर हम ध्यान दें, dp बाई dt वो है मेरा -k. तो k जो होगा दैट विल बी सिंपली 50 टॉर पर सेकेंड, और P नॉट जो है वो है मेरा 600 टॉर. तो T½ जो हमारे पास आएगा दैट विल बी P नॉट बाई 2k, that will be simply 6 seconds. P naught by 2k that will be simply 6 seconds, और completion time जो होगा that will be 12 seconds. ठीक है, ऑब्वियसली बात है 50 के रेट से कंज्यूम हो रहा है, टोटल 600 है, कांस्टेंट रेट है, तो 600 by 50 that will be simply 12. T½ जो आएगा that will be equals to 6 seconds. That's pretty obvious and straightforward. So T½ हमारे पास यहां पे 6 सेकेंड आ चुका है. And now if we see, ध्यान देना, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 होगा, इसका 1 मोल जाता है तो इसका 3/2 मोल बनता है, तो दैट विल बी 3/2 into 50, दैट विल बी 75 टॉर पर सेकेंड. ठीक है, अच्छा 5 सेकेंड पे क्या होगा? At t equals to 5 सेकेंड जो P of Cl2O7 होगा 50 के रेट से जा रहा है, इनिशियली 600 है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ये 250 टॉर, सॉरी 600 माइनस 250, 350 टॉर. P of ClO2 1 से बन रहा है 2, तो 250 इसका जाएगा तो 500 इसका बनेगा, 500 टॉर. और P of O2 इसका है 3/2, तो 3/2 इंटू जितना गया है, तो 250 मेरा गया है, तो उसका इंटू 3/2 375 टॉर. तो अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना हो तो P टोटल इन तीनों को ऐड कर दो, 850 प्लस 375, तो कितना आ जाएगा 1225 टॉर. तो दोस्तों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक चर्चाएं हमारा समाप्त हो चुकी है. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेट्स सी.